तो वेलकम आप सभी को अभ्युदय क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है चाणक्य एकेडमी की तरफ से। आज का जो पर्टिकुलर सेशन है वहाँ पे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट बिहार पॉलिटी वाला। तो पॉलिटी ऑलरेडी क्रैश कोर्स में तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, बट दिस पर्टिकुलर सेशन इज स्पेसिफिक फॉर द बिहार का कुछ स्पेसिफिक जो हमारा क्वेश्चंस जो बन सकता है फ्रॉम द पॉलिटी सिलेबस बिहार से रिलेटेड, तो वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, बट कुछ चीज़ें आपको ज़रूर जानने का है, बिकॉज बिहार में कभी गवर्नर का नाम, चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट्स, इन चीज़ों के बारे में, कुछ लोकल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में यूपीएससी अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछता रहा है। तो अगर हम लोग बिहार पॉलिटी के बारे में स्टार्ट करें तो उसमें हम लोग बिहार के स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे और स्टेट जुडिशरी की बात करेंगे। आपको पता है कि 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट होते हैं। लेजिस्लेचर जिसका काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव जिसका काम है लॉ को एग्जीक्यूट करना, दैट मीन्स लॉ को इम्प्लीमेंट करना। वंस द लॉ हैज बीन मेड बाय द लेजिस्लेचर देन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, सो इट्स एग्जीक्यूटिव। और इसके बाद जो थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी, जुडिशरी का ये काम है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज को इंश्योर करता है आपको जुडिशरी। तो हेंस देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग स्टेट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि अगर मैं यूके के संविधान की बात करूं तो वहां भी यूनिटरी सिस्टम है, लेकिन इंडिया में हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो फेडरल सिस्टम है। तो फेडरल और यूनिटरी में आखिरकार अंतर क्या होता है ये समझिए। ऐसा नहीं कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में कोई स्टेट नहीं होता है, जैसे हमारा है ना स्टेट ऑफ बिहार, तो ऐसा नहीं कि यूके में कोई स्टेट नहीं होता, वहां भी स्टेट होते हैं। बट वहां पे क्यों हम उसको यूनिटरी कहते हैं और क्यों हम इंडिया को फेडरल कहते हैं, इसको आप समझिएगा। यूनिटरी का मतलब होता है जब किसी भी कंट्री के जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने पावर के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो यूनिटरी जो ब्रिटेन है, वहां पे जो वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए किन पर निर्भर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री, अमेरिका जैसी कंट्री जो फेडरल पॉलिटिकल सेटअप फॉलो करती है, वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केंद्र सरकार पर अपने पावर के लिए निर्भर नहीं करते हैं। रादर, ध्यान सुनिएगा, रादर दे डायरेक्टली गेट देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से डायरेक्टली उनको पावर दिया जाता है। कैसे? जैसे आप भारत के संविधान में देख लो, शेड्यूल 7 जहां पे यूनियन लिस्ट है उसके ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट है जिसपे स्टेट कानून बना सकती है। तो जो भी मैटर स्टेट लिस्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर हैज ऑल द राइट टू मेक द लॉ। दैट मीन्स स्टेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सेंटर फॉर इट्स पावर। स्टेट हैज देयर ओन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट पावर, बिकॉज उनको डायरेक्टली संविधान ये पावर देता है। तो यूनिटरी और फेडरल में आपको यह अंतर है कि यूनिटरी में सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को केंद्र सरकार पर पावर को निर्भर करना पड़ता है कि पावर दे दो, कल को पावर देगी तो पावर ले भी सकते। लेकिन फेडरल कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट्स अपना पावर डायरेक्टली संविधान से लेते हैं, तो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं वो। दैट मीन्स केंद्र सरकार ना ही उनके पावर को छीन सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तभी इसी कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, यूके में आपको कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं स्टेट को, बिकॉज वहां पे तो यूनिटरीज। तो हमने बात किया था फेडरलिज्म इंडिया में क्यों है, बिकॉज आपका शेड्यूल 7 में डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है। तो यूनियन लिस्ट में आपके पास 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में आपके पास 66 सब्जेक्ट्स है, और कॉन्करेंट लिस्ट में आपके पास 47 सब्जेक्ट्स हैं हमारे। तो ये कुछ हो गया सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आपका। और कंकरेंट लिस्ट में आपको पता है कि बोथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है, लेकिन अगर दोनों के लॉ में क्लैश होता है तो सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है, ये आपके जानने लिए इंपॉर्टेंट है। पुलिस आता है, पब्लिक ऑर्डर आता है, लोकल गवर्नमेंट जो पंचायती राज ये सब है, एग्रीकल्चर, याद रखना एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, और जो एग्रीकल्चर रिलेटेड मार्केटिंग है वो आपको यूनियन लिस्ट में आता है। सो इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एग्रीकल्चर किस लिस्ट में आता है, बिकॉज ये 3 फार्म बिल्स में काफी ज्यादा ये इशू डिस्प्यूट में रहा था।
लैंड आता है, फिशरीज आता है, लैंड रेवेन्यू आता है। तो इन सारे चीजों को हम लोग आपका स्टेट लिस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब इस बेसिक नॉलेज के बाद अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव का काम आपको पता है, एग्जीक्यूटिव का काम है आपको कानून जो लेजिस्लेचर ने बना दिया उसको अब इंप्लीमेंट करना। तो ये एग्जीक्यूटिव का काम है। अब एग्जीक्यूटिव में होते कौन कौन है? तो गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, और इसके अलावा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट भी होता है। तो गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल का काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी कानून या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी केसेस चल रहे हैं, आपको पता है बहुत सारे केस आप बिहार सरकार पे कर देते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बिहार सरकार पे कोई केस कर दिया किसी मामले में, तो बिहार सरकार का पक्ष कौन रखेगा न्यायपालिका के सामने? तो दैट इज डन बाय द स्टेट अपॉइंटेड काउंसलर, जिसको हम लोग कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो ये हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव में है, और ये किस अनुच्छेद ऑफ संविधान में मेंशन है? आर्टिकल 153 टू 167 पार्ट 6 में। तो पार्ट 6 में आर्टिकल 153 टू 167 में स्टेट एग्जीक्यूटिव के प्रोविजंस के बारे में आपको बात की गई है। अगर मैं गवर्नर की बात करता हूं, क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करती है, यूएस जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करती है। दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन एक मुख्य तौर पर अंतर यह है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डुअल हेड्स होते हैं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिंगल हेड होते हैं। जैसे वहां पे यूएस में केवल प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक ही हेड है। बट इंडिया जैसे कंट्री, यूके जैसे कंट्री जो पार्लियामेंट्री फॉर्म फॉलो करती है, इसमें दो हेड होते हैं। एक नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है। नॉमिनल हेड हो गया गवर्नर और रियल हेड हो गया हमारा प्राइम मिनिस्टर या तो चीफ मिनिस्टर। तो नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट या गवर्नर, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। सो जो गवर्नर है वो हमारा संवैधानिक हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, जो बिहार का स्टेट एग्जीक्यूटिव है, उसका हेड कौन होता है? वो हमारा गवर्नर होता है। बट ही इज द नॉमिनल हेड, रियल हेड लाइज विद द चीफ मिनिस्टर लेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 153। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 153 में यह कहा गया है कि हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा। हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा। यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहे हम लोग, यूनियन टेरिटरी अलग अनुच्छेद से गवर्न होता है। यहां पे हम बात करें एवरी स्टेट विल हैव अ गवर्नर मेंशन अंडर आर्टिकल 153। और 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंदर यह भी प्रोविजन है कि एक गवर्नर 2 या 3 स्टेट का भी हो सकता है। मतलब एक गवर्नर जरूरी नहीं कि केवल एक स्टेट का हो, एक गवर्नर बाकी स्टेट्स का भी आपको हो सकता है। तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंदर किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो इसमें आर्टिकल 155 है, और आर्टिकल 155 कहता है कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 155 में कहा गया है कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और गवर्नर तब तक पावर में रहेगा जब तक प्रेसिडेंट उसके ऊपर भरोसा करता है। प्लेजर मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब इससे यह बात क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। रादर ये सारा पावर प्रेसिडेंट को दे दिया गया कि प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन को गवर्नर बना सकता है। ठीक है, ये आपको आर्टिकल 155 के अंदर मेंशन। और ऑब्वियसली बात है, प्रेसिडेंट अपने डिसीजन अपने मन से तो लेता नहीं, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो इफेक्टिवली गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिम, बट फाइनली द डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर लेड बाय द काउंसिल ऑफ। ठीक है, सो गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, ऑल्दो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है वो, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बट गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड, रादर दैट पर्सन इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये हो गया बस। ठीक है, और इसमें गवर्नर की कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। पहला क्वालिफिकेशन है कि गवर्नर शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट पर्सन जो भी गवर्नर के लिए खड़ा हो रहा है इलेक्शन के लिए, या गवर्नर के लिए जिसको अपॉइंट करना है, सो दैट पर्सन शुड फुलफिल 2 क्वालिफिकेशन। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड सेकेंड, मिनिमम एज 35 साल होना चाहिए। याद रखना कि गवर्नर
प्रेसिडेंट 35-35 साल, एमपी ऑफ राज्यसभा, एमएलसी मतलब ऑल दोज मेंबर ऑफ द अपर हाउस 30 साल, मेंबर ऑफ द लोकसभा और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 25 साल, लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत इन लोग के चुनाव में 21 साल, वोटिंग करने का एज 18 साल। तो ये याद रखना 35, 30, 25, 21, 18, तो ये एज आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखना है। अब बात करता है कि गवर्नर ऑफिस के क्या क्या कंडीशंस हैं। तो पहला कंडीशन क्या है कि गवर्नर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन और द स्टेट, बट इफ अ मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर इज अपॉइंटेड एज गवर्नर ही इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज डे वंस ही एंटर्ड हिज ऑफिस। तो इसका सिंपल मतलब है कि जैसे ही गवर्नर, मान लो गवर्नर हो सकता है पहले एक एमएलए होगा, हो सकता है गवर्नर जरूरी नहीं कि एमएलए होना चाहिए, बट गवर्नर माइट बी एन एमएलए। अब जैसे ही आपने उसको गवर्नर बनाया तो उसका एमएलए का सीट खाली हो जाता है वंस दैट पर्सन इज अपॉइंटेड एज गवर्नर। ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, गवर्नर का पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑफिस, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी ऑफिस के ओनर हो या आप उस ऑफिस को हेड कर रहे हो और उसको हेड करने की वजह से आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट मतलब पैसा, सैलरी हो सकता है, प्रॉफिट का मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर आ रहा है, तो वो सारे ऑफिसेस को हम लोग कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज बाय होल्डिंग दैट ऑफिस यू आर डिराइविंग सम प्रॉफिट। तो गवर्नर शुड नॉट होल्ड एनी सच ऑफिस जिससे उसको किसी तरीके का प्रॉफिट हो रहा है, बी इट पैसे में प्रॉफिट, पावर में प्रॉफिट और एनी अदर थिंग। ठीक है, और याद रखना कि गवर्नर का जो सैलरी है वो डिसाइड सरकार नहीं करती है, रादर पार्लियामेंट करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। याद रखना गवर्नर सैलरी जो भी इसका है, अलाउंसेस, एवरीथिंग इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सो दैट यू हैव टू बी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास गवर्नर है। तो गवर्नर ने देखा गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के। दैट्स वाई गवर्नर रिमेन्स गवर्नर till the time he or she enjoys the pleasure of the president। तो जिस दिन प्रेसिडेंट ने मन बना लिया, ऑब्वियसली मतलब प्रेसिडेंट ने मन किसके बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर कहने पे, तो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने मन बना लिया वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे एंड देन द नेक्स्ट डे द गवर्नर विल बी। एक और बात याद रखना, आपसे क्वेश्चन आएगा कि क्या गवर्नर जो है वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंजॉय करता है? नहीं, बिकॉज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब कि उसका टेन्योर जो है वो सिक्योर्ड है, मतलब वंस दैट पर्सन इज अपॉइंटेड उसको हटाना इतना आसान नहीं है। जैसे क्वेश्चन आएगा प्रेसिडेंट एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यस और नो? यस, बिकॉज प्रेसिडेंट को हटाने के लिए यू नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। यहां पे आपको पता है सबसे बड़ा मेजॉरिटी चाहिए प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। लेकिन क्या गवर्नर को हटाने के लिए कुछ तरीके का प्रोटेक्शन है? नहीं, गवर्नर को आप एकाएक हटा सकते हो। That's why governor does not enjoy the security of tenure. He simply holds office during the pleasure of the president, and once the prime minister advises the president will remove the next day from that person. ठीक है, गवर्नर ओथ कब किसके सामने लेता है? तो गवर्नर टेक्स ओथ बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। तो जैसे मान लो बिहार का गवर्नर किसके सामने आपका ओथ लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो उससे आपको ओथ और एफर्मेशन लिया जाता है एंड दिस हैज बीन डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 159। अब आते हैं अगर हम लोग गवर्नर के बारे में कुछ और बातें करें तो जो गवर्नर का पोस्ट है आपका, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड विद द गवर्नर, बिकॉज हमने कहा कि सारा जो एग्जीक्यूटिव हेड है, हमने बात की स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर हो गया, सीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया और एडवोकेट जनरल हो गया। इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है हमारा आपका गवर्नर। ठीक है, तो ऑल्दो गवर्नर इज द हेड, बट गवर्नर हमने बात किया है गवर्नर इज द नॉमिनल हेड, ही इज नॉट द रियल हेड। ठीक है, ये हो गया। गवर्नर अपॉइंट्स करते हैं चीफ मिनिस्टर को, और वंस द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर को रिकमेंड करते हैं कि आप इन मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर दो। तो पहले गवर्नर ने सीएम को अपॉइंट कर दिया, फिर सीएम रिकमेंड करेंगे इस पर्सन को मिनिस्टर बना दो, तो फिर गवर्नर उसको आपका मिनिस्टर बना देगा। बाकी गवर्नर के पास और भी कुछ कुछ काम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करना, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाना। ठीक है, तो इन चीजों को अपॉइंट करना है। ठीक है, लेकिन याद रखना कि जो स्टेट के हाई कोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल पटना हाई कोर्ट का जज है, उसको अपॉइंट गवर्नर नहीं करता है, उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। Something which is very tricky question. ठीक है, so the governor has no power to appoint the judges of state high court, but under Article 217, president consults him before such an appointment is directly judges of high court, judges of supreme court, ये सारे लोगों को अपॉइंट करता है आपका प्रेसिडेंट, ऑल्दो गवर्नर से वो कंसल्ट जरूर लेता है।
पहले गवर्नर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट करने का पावर था, बट एज पर द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 एंग्लो इंडियन का आपको पता है रिजर्वेशन अब हमारा खत्म हो चुका है। गवर्नर एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। ठीक है, तो जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज, नॉट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पे बात करें स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर होते हैं हमारे, कौन होते हैं, वो हमारे गवर्नर। एंड द नेक्स्ट रोल इसकी गवर्नर कैन, आपको पता है आर्टिकल 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है either by the president on his own or by the president on the basis of an report sent by the governor. So यहाँ पे भी गवर्नर के पास पावर है कि गवर्नर कैन रिकमेंड द imposition of constitutional emergency in a state to the president under article 350. ठीक है, then let's talk about legislative power. तो legislative power में पता है आपको, गवर्नर जब तक एक बिल के ऊपर साइन नहीं करेगा वो बिल आपका कभी भी एक्ट नहीं बन सकता है। गवर्नर के पास पावर है ऑर्डिनेंसेस लाने का, गवर्नर के पास पावर है हाउस को समन करने का, फिर हाउस को प्रोरोग करने का, हाउस को डिसॉल्व करने का, तो ये सारा पावर गवर्नर के पास है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कि गवर्नर ऑल्सो एड्रेसेस स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर द ईच जनरल इलेक्शन, द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच। हम बात करें गवर्नर, जैसे प्रेसिडेंट है और गवर्नर, दोनों गवर्नर दो टाइम एड्रेस करता है स्टेट असेंबली को। पहला, हर एक साल का पहला सेशन, मान लो इस साल का पहला सेशन जो होगा। सेकेंड, जब भी एक नई सरकार चुन के आती है, और जब नई सरकार चुन के आती है तो उसका जो पहला सेशन है। तो ये दो ओकेजन्स में आपका जो गवर्नर है वो स्टेट असेंबली को एड्रेस करता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। गवर्नर के पास पावर है ऑर्डिनेंस लाने का, किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 213 आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर के पास पावर है ऑर्डिनेंस लाने का। व्हाट आर ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस आर टेम्पररी लॉ। और ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होती है? 6 महीने प्लस 6 वीक्स। ठीक है, और ऑर्डिनेंस कब लाया जा सकता है? बिकॉज वंस या तो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व्ड है, नया चुनाव होकर वापस से चुन के आएगा, या तो स्टेट असेंबली आपके सेशन में नहीं है और आपको इमरजेंसी में कानून लाना है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ऑर्डिनेंस को ला सकते हैं। उसके बाद जुडिशियल पावर में आपको पता है आर्टिकल 161 के पास, 161 के अंदर गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर है। जैसे प्रेसिडेंट के पास हमारे पास पार्डनिंग पावर होता है, वैसे गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर होता है। लेकिन कहां पे गवर्नर का पावर और प्रेसिडेंट का पावर डिफरेंट होता है? कौन कौन से रिलीफ दिए जा सकते हैं गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा? तो पार्डन, कॉम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्राइव। तो ये 5 तरीके के प्रोटेक्शन दिए जा सकते हैं बाय प्रेसिडेंट गवर्नर। बट दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस क्या है? पहला डिफरेंस क्या है कि प्रेसिडेंट उन चीजों के कानून के ऊपर आप पार्डन कर सकता है जो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, जो यूनियन लॉ के ऑफेंस के अंदर आता है। और स्टेट गवर्नर उन ऑफेंसेस जो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस हैं, स्टेट लॉ के अगेंस्ट ऑफेंस है, उसमें वो आपको मदद पहुंचा सकता है। सेकेंड, मिलिट्री ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए जजमेंट, उसमें अगर कोई पार्डनिंग कर सकता है तो इट कैन ओनली बी बाय द प्रेसिडेंट, इट कैन नॉट बी डन बाय द गवर्नर। थर्ड, डेथ सेंटेंस को पार्डन गवर्नर नहीं कर सकता। डेथ सेंटेंस को पार्डन गवर्नर नहीं कर सकता है। ऑल्दो डेथ सेंटेंस को गवर्नर कॉम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट वो सब कर सकता है, बट अ डेथ सेंटेंस कैन ओनली बी ग्रांटेड पार्डन बाय द प्रेसिडेंट, राइट? सो द गवर्नर हाउएवर कैन नॉट एक्सटेंड पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। ही डज नॉट हैव पावर इन रिलेशन टू कोर्ट मार्शल, दैट मींस मिलिट्री कोर्ट। इमरजेंसी पावर आर्टिकल 356 के अंदर हमने देखा कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। बट प्रेसिडेंट डज नॉट रूल डायरेक्टली, रादर ही अपॉइंट्स और रादर ही वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नर। ठीक है, बाकी गवर्नर के पास कुछ फाइनेंशियल पावर भी है। गवर्नर लेज डाउन बिफोर द लेजिस्लेचर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट है। तो आर्टिकल 202 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड मेंशन है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो आप विदाउट द टेकिंग द कंसेंट ऑफ द गवर्नर, एंड नो डिमांड ऑफ ग्रांट कैन बी पुट इन द स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर। ठीक है, ये हो गया। फिर आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर भी है गवर्नर के पास, जब कोई भी सरकार नहीं बना पाता है, बिकॉज कोई भी पार्टी के पास उतना बड़ा मेजॉरिटी नहीं है, तो उस केस में गवर्नर के पास पावर आता है कि ही कैन अपॉइंट द पर्सन बिलोंगिंग टू द लार्जेस्ट पार्टी एज अ सीएम एंड आस्क हिम कि आप अपने फ्लोर टेस्ट को मेजॉरिटी को प्रूव करो इन द कमिंग 1 month एज। तो ये हमारे, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ गवर्नर के बारे में बात हो गया। साइज ऑफ मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो साइज ऑफ मिनिस्ट्री आपको पता है कि मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है हमारा? 15% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारे आपके इतने हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? 12। तो 12 से कम नहीं हो सकता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और मैक्सिमम कितना है? 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसके अंदर आपका, और ये किस अमेंडमेंट के अंदर लाया गया था? 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर इस चीज किया
गया था। 91st अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये कहा गया था किसी भी स्टेट विधानसभा का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी स्ट्रेंथ 15% से ज्यादा नहीं। अगर गवर्नर की बात करते हैं तो अभी हमारे करंट जो गवर्नर है वो है फागू चौहान, जो 2019 से हमारे पास हैं। और बिहार के सबसे पहले जो गवर्नर थे आज़ादी के बाद वो थे जयराम दास दौलत राम। वो 1947 में आए थे, 15 अगस्त 1947 और 11 जनवरी 1948 तक ये हमारे थे। ठीक है, तो ये आपको पहला नाम याद रखना है गवर्नर जो पहले थे, श्री जयराम दास दौलत राम, जो 15 अगस्त 1947 को अपॉइंट किए थे। संविधान बनने के समय, जब संविधान हमारा 1950 में आपको आया है, उस समय हमारे गवर्नर थे माधव श्रीहरि अने, जिसके ऊपर अने मार्ग भी है हमारा, श्री माधव श्रीहरि अने, जो 12 जनवरी 1948 में गवर्नर बनाए गए थे और ये 14 जून 1952 तक ये गवर्नर हमारे रहे थे। ये याद रखना है आप। और ये हो गया आपके पास इंडिपेंडेंस और उस समय। अगर एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं कि सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बिहार के कौन थे, तो वो थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली जो 1912 में अपॉइंटेड किए गए थे और 1915 तक ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। सबसे पहले गवर्नर लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, जो 1920 से 1921 तक रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ नाम याद रखना है, बट अगेन रिवीजन। सबसे अभी करंट गवर्नर कौन है? फागू चौहान, जो 2019 से हैं। इसके पहले गवर्नर कौन थे? लालजी टंडन, 2018 से लेके वो 19 तक थे। इसके बाद बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद सबसे पहले हमारे गवर्नर कौन थे? जयराम दास दौलत राम, 1947 से 48। संविधान बनने के समय, इंप्लीमेंट होने के समय कौन गवर्नर थे? माधव श्रीहरि अने। और सबसे पहले गवर्नर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे उनका नाम था सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, जो 1912 से 15 में थे। और पहले गवर्नर, नॉट लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो इंडिया के थे अंडर द कॉलोनियल एरा, वो थे लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, 1920 से लेके 21। ये आपको याद। अब अगर मैं बात करता हूं चीफ मिनिस्टर के बाद, तो चीफ मिनिस्टर आपको पता है रियल हेड है, सारा पावर अब उसी के पास है। और चीफ मिनिस्टर के अंदर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करता है, तो सारा पावर बेसिकली इसी के पास है। चीफ मिनिस्टर को चुनने का तरीका संविधान में कहीं एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, रादर ये कहा गया कि चीफ मिनिस्टर बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। बट इसका ये मतलब नहीं गवर्नर किसी को भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, रादर ही अपॉइंट्स दैट पर्सन टू बी द चीफ मिनिस्टर जिसके पास सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है। और अगर मेजॉरिटी नहीं है तो जो भी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है, उसके पर्सन को टाइम बिंग के लिए अपॉइंट करती है। करंट चीफ मिनिस्टर आपको पता है नीतीश कुमार जी हैं, 2015 से ये अभी तक भारत के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसके पहले कुछ छोटे से 9-10 महीने के लिए जीतन राम मांझी आए थे 2014 से 15 के समय, लेकिन उसके अगेन पहले जाओगे तो नीतीश कुमार अगेन 2005 से 2014 थे। तो नीतीश कुमार हैज बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। सो नीतीश कुमार 2005 से 14 और यहां पे नीतीश कुमार 2015 से टिल डेट है और अभी रहेंगे। आई थिंक सो कि और रहेंगे। ठीक है, सो नीतीश कुमार बाय दैट हैज बिकम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ द बिहार। बिहार के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर, वेरी फेमस पर्सनालिटी, कृष्णा सिंह थे और ये 1946 में गवर्नर बने थे और ये लगभग आई गेस 16-17 साल ये चीफ मिनिस्टर रहे थे, 1961 तक। So Krishna Singh 1946 to 1961 was the first CM and he remained in power for approximately 16 years. और अभी हमारे नीतीश कुमार जी हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, तो स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ डिस्कस किया? हमने बात किया था स्टेट एग्जीक्यूटिव कहाँ पे डिस्कस किया गया आपका आर्टिकल 153 से 167 पार्ट 6 में। स्टेट लेजिस्लेचर डिस्कस किया गया पार्ट 6 आर्टिकल 168 टू 212 में। आपको पता है कुछ स्टेट्स यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को है, कुछ बाइकैमरल में। बिहार आपको बाइकैमरल में है। और अभी कौन कौन से स्टेट्स में? बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में। तो ये 6 स्टेट्स में अभी मैंने करंटली आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रावधान है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को कब बनाया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर बनाया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में भी बनाया गया था इसको। ठीक है, तो ये कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात है हमारी। और पहली सीटिंग जो बिहार की लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पहली सिटिंग हुई थी वो 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर जगह में आपको हुई थी, राइट? सो याद रखना। सो 25 अगस्त 1911 को हमारा ये बनाया गया था
पहला सेटिंग इसका हुआ था 20 जनवरी 1913 को, ठीक है। तो ये हुआ था। अब इसको कैसे बनाया जाता है और कैसे नहीं बनाया जाता है, ये अब हम लोग अपने अगले वाले बिहार पॉलिटी के सेशन में कवर करेंगे। तो यहाँ से आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। बिहार पॉलिटी में और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं जो आपको जानने चाहिए, बिकॉज बाकी तो आपका ऑलरेडी तैयारी चल ही रहा होगा, बट यहाँ पे कुछ मार्क्स बच जाते हैं बच्चों के, बिकॉज यहाँ पे हम फोकस नहीं कर पाते। तो अभी ये स्टार्ट हुआ और भी कुछ हम लोग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिहार न्यूज़ को कवर करेंगे। सो आई होप कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हो, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर फर्दर क्रैश कोर्स